प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का आज पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। आज का हमारा शिक्षण विषय स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र का शिक्षण बिंदु है विकास उत्प्रेरित विस्थापन। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी भारत के संदर्भ में क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रगत असमानताओं के बारे में। क्षेत्रीय विकास की जो असमानताएं हैं उन्हीं के क्रम में अगली अवधारणा है विकास उत्प्रेरित विस्थापन। भारत में विकास के दृष्टिकोण से बहुत से क्षेत्रीय असमानताएं हैं। इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने या उनको कम करने अथवा अलग विकसित क्षेत्रों को विशेष ध्यान में रखकर उनका योजनाबद्ध विकास करना अति आवश्यक है। इन अविकसित क्षेत्रों के लोगों को विकास के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें तैयार करना, प्रेरित करना, ये सब उत्प्रेरित विस्थापन में शामिल हैं। अर्थात उत्प्रेरित विस्थापन से तात्पर्य है अविकसित क्षेत्रों, पिछड़े हुए क्षेत्रों की आबादी को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उन्हें नवीन उत्पादन के साधन प्रदान करना, उनमें दक्षता कुशलता का विकास करना, अधिक वित्तीय सुविधाएं देना, ये सब अभिप्रेरित विस्थापन में शामिल हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में विकास की जो क्षेत्रगत असमानताएं थी वो न केवल आज बल्कि स्वतंत्रता के समय ही देखी गई और पहचानी गई, और इसको समुचित रूप से व्यवस्थित करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में विकास के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्रीय विकासगत असमानता को दूर करने के लिए प्रयास शुरू है। भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में व्यापक प्रयास किए गए। कल हमने जाना था विकास का अर्थ। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन स्तर में गुणात्मकता की वृद्धि करती। उत्प्रेरित विकास अभी हमने जाना कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, योजनाएं और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। तीसरा इसमें एक टर्म है विकास और विस्थापन में संबंध। विकास, जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रक्रिया है जो लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक रूप से वृद्धि करती, और विस्थापन से तात्पर्य है या विकास से पिछड़े हुए क्षेत्रों या पिछड़ी हुई आबादी को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम जानते हैं विकास उत्प्रेरित विस्थापन के लिए क्या प्रयास हुए भारत सरकार के द्वारा या भारत में। पहला प्रयास है आधार ढांचे के विकास को महत्व देना। किसी भी राष्ट्र का विकास का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है वहाँ आधारभूत सुविधाएं हैं या नहीं। तो भारत में भी सबसे पहला प्रयास ये किया गया कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विकास उत्प्रेरित विस्थापन की प्रक्रिया में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई, जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाए। पिछड़े हुए क्षेत्रों में इन सुविधाओं को विकसित करने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरा, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम। अभी हम बात कर रहे थे कि क्षेत्रगत विकास की असमानताएं, तो इन क्षेत्रगत विकास के असमानताओं को दूर करने के लिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पिछड़ी हुई आबादी है, उनको क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किए, जैसे सूखा संभाव्य कार्यक्रम,
मरु विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। तीसरा जो प्रयास किया गया, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करना। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ किस प्रकार से हम विकास करें, किस रूप से लोगों को प्रेरित करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय शासन को। तो एक प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी किया गया। इसके लिए 1968 में 2 अध्ययन दल बनाए। पहला था पांडे कार्यकारी समिति और दूसरी थी वाचू कार्यकारी समिति। पांडे समिति ने इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के निर्धारण और चयन के लिए कुछ आधार दिए, जैसे प्रति व्यक्ति आय, फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या, बिजली की उपलब्धता और खपत, रेल व सड़क मार्गों की लंबाई आदि कुछ सूचकांक बताए, जिनके आधार पर इन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ माना। तो वाचू समिति ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर, आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क एवं बिक्री करों में छूट दी जाए तथा परिवहन में सब्सिडी दी जाए। इन दोनों कार्यकारी समितियों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1970 और 80 के दशक में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय पूंजीगत विनियोग सब्सिडी की सहायता लागू की। सरकार ने सब्सिडी तथा विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिलों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा। यानी सब्सिडी जो दे होगी उसको अलग अलग श्रेणी बनाई, जिलों की 10%, 15% और 25%। इस मात्रा में उद्योगों को सब्सिडी दी गई ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास संभव हो सके। इसी प्रकार जो अगला प्रयास किया गया, पिछड़ेपन के आधार को मान्यता। पिछड़ापन किस आधार पर माने, इसके लिए पिछड़ेपन के आधारों को तय किया गया। और सबसे पहला काम यह पिछड़ेपन को आधार को मान्यता दी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के कुछ आधारभूत मानक तय किए गए। दिसंबर 1989 में 90वें वित्त आयोग ने पिछड़ापन का एक सूचकांक तैयार किया, जिसे मिला जुला सूचकांक भी कहा जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा खेतीहर मजदूरों की जनसंख्या को आधार मानकर सापेक्ष भार का निश्चित किया गया। यानी SC, ST और खेतीहर मजदूरों की आबादी कितनी है, इसको एक वेटेज देते हुए वित्त आवंटन की व्यवस्था का सुझाव 9वें वित्त आयोग के द्वारा दिया गया। पिछड़े राज्यों को विकास के लिए उचित सहायता मिल पाए, इसके लिए केंद्र ने राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा। पहला विशिष्ट श्रेणी के राज्य और दूसरा गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्य। सरकार ने विशिष्ट श्रेणी में पिछड़े राज्यों को रखती, अर्थात जो विशिष्ट श्रेणी बनाई गई उसमें पिछड़े राज्यों को रखा और इनमें विकास संबंधी सहायता जो दी जा रही है उसमें 90% अनुदान और 10% कर्ज। यानी कुल 100 रुपये यदि भारत सरकार विकास कार्यों के लिए दे रही है तो पिछड़े राज्यों को 90% राशि या 90 पैसा अनुदान के रूप में और मात्र 10% कर्ज के रूप में दे रही। ये पिछड़े हुए राज्यों के विकास के लिए एक आधारभूत कदम हो। दूसरी ओर गैर विशिष्ट जो राज्य थे उनमें विकास सहायता में 30% अनुदान और 70% कर्ज दिया जाता था। इस प्रकार की एक विशेष वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार द्वारा लागू की गई। पिछड़े राज्यों के विकास के अनेक प्रयास किए गए। केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं के द्वारा पिछड़े राज्यों को विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा विस्थापन के लिए सुविधाएं दी गई। विस्थापन के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को खेती के नवीन साधन, नवीन तकनीकी, अधिक पैदावार के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के नवीन साधन आदि अनेक विकल्प प्रदान किए और इन सब का लक्ष्य इन क्षेत्रों का विकास करना, गरीबी का स्तर कम करना, साक्षरता को बढ़ाना, बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना, लिंगानुपात, मातृ मृत्यु दर,
शिशु मृत्यु दर जैसे जो मानक थे, सूचकांक थे, उनको सुधारना। इस प्रकार से एक समन्वित रणनीतिक प्रयास विकास उत्प्रेरित विस्थापन के लिए किए गए। केंद्र और राज्य सरकारों ने विकास एवं उत्प्रेरित विस्थापन की दिशा में एक योजनाबद्ध कदम है। इन प्रयासों के द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए मुख्य संकेतों जैसे प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता की समाप्ति, सभी को रोजगार, कृषि क्षेत्र में खाद्य उत्पादन की समानता, उर्वरकों का अधिकतम उपयोग, सिंचित क्षेत्र में समानता, अतिरिक्त बिजली उत्पादन उपभोग, साक्षरता में वृद्धि, शिशु नियंत्रण, मातृ मृत्यु दर नियंत्रण, रेल एवं सड़कों का विकास, स्कूल, अस्पताल, बैंकिंग आदि की सुविधाओं का विस्तार आदि सब को केंद्र बिंदु बनाया और इनके विकास के लिए निरंतर प्रयास है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्यों का उच्च एवं समान स्तर लाना। मानव विकास सूचकांक के जो 3 आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, उनमें विभिन्न राज्यों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को इस विकास उत्प्रेरित विस्थापन के माध्यम से उस अंतर को कम करना और समानता के स्तर पर ला सके। और निश्चित रूप से इन सब का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक करना, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र में सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य रहा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य जितने भी विकास संस्थान हैं, उन सब की समन्वित रणनीति के माध्यम से विकास उत्प्रेरित विस्थापन की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपका ये विकास उत्प्रेरित विस्थापन की जो अवधारणा थी, आपका पाठ्यक्रम का बिंदु था, वो आज के इस व्याख्यान से आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।